हेलो प्रिय छात्रों, मैं हम केपाल। हमारा चैप्टर चल रहा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, समयज्ञ अवज्ञा और उससे आगे। ये हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर हमारा कल प्रारंभ हो चुका था। इसमें हमने उसका परिचय कराया था चैप्टर का। आज हम इसमें कराते हैं गांधी जी का परिचय। तो गांधी जी के परिचय के अंतर्गत देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे कि हम मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम भारतीय श्रद्धा से महात्मा गांधी कहते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी को का जो वास्तविक नाम था वह मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनका जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। और इनका बचपन का नाम मनु था। गांधी जी का बचपन का नाम मनु था। गांधी जी का जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। राजकोट जो है गुजरात में है। और यहाँ पर हम बताएंगे इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। ठीक है जी। गांधी जी 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था और गांधी जी का विवाह कस्तूरबा नामक एक कन्या से हुआ था और इनका ये बाल विवाह हुआ था। बाल विवाह के इनके कड़वे अनुभव इनके सामने आए और उनसे इन्होंने कई सारी चीजें सीखी। गांधी जी की जो बचपन की जो पढ़ाई हुई थी, प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, वो राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी। अल्फ्रेड हाई स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और गांधी जी का जो इन्होंने फिर इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने आगे वकालत की शिक्षा प्राप्त की। और वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए। 4 सितंबर 1988 को गांधी जी मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और वहां पर इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। बैरिस्ट्री यानी वकालत की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद ये गांधी जी उसके पश्चात भारत वापस आते हैं। अपनी वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, अपनी पढ़ाई को पूरी करने के पश्चात, और फिर गांधी जी 24 वर्ष की अवस्था में अफ्रीका जाते हैं। और अफ्रीका यानी कि 1893 में गांधी जी अफ्रीका वकालत करने के लिए जाते हैं। गांधी जी को अफ्रीका के एक व्यापारी थे अब्दुल्ला, उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए आमंत्रित किया, बुलाया था। और वे भारतीय ही थे। अफ्रीका के एक व्यापारी थे लेकिन मूल रूप से वो भारतीय थे। उन्होंने अपना एक केस लड़ने के लिए उनको अफ्रीका बुलाया था। फिर गांधी जी वहां पर गए। वहां अफ्रीका में जाने के पश्चात उनके सामने कई कड़वे अनुभव उनको मिले। वहां पर उन्होंने देखा कि जो भारतीय मजदूर के रूप में या व्यापारी के रूप में अफ्रीका में बस गए थे, उनके साथ में बहुत ही भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। उन पर अत्याचार किए जा रहे थे और उनके अधिकारों में वहां पर कई सारे अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। इन सब चीजों को देख करके गांधी जी ने उनके अधिकारों को दिलाने के लिए वहां पर फिर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। और क्योंकि जो भेदभाव गोरों के द्वारा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, उसके जो मतलब प्रताड़ित वह गांधी जी भी हुए हैं। एक बार क्या हुआ था कि गांधी जी प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग जा रहे थे, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। तो गांधी जी के पास में प्रथम श्रेणी का टिकट था, उसमें वो यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए उनको बीच रास्ते में ही उतार दिया गया था। उनको कहा गया था कि आप मूल रूप से गोरे नहीं है, अंग्रेज नहीं है, इसलिए आपको प्रथम श्रेणी में बैठने का अधिकार नहीं है। तो वहां से गांधी जी को बहुत ही मतलब उनको बहुत बुरा लगा। और इस प्रकार से फिर बाद में गांधी जी ने निश्चय किया कि भाई हमें जो ये भेदभाव की जो नीति है, जो ये दुर्व्यवहार का जो आचरण किया जाता है, इसको समाप्त करना है। और इसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह के आधार पर आंदोलन प्रारंभ किया। और इसके पश्चात फिर 1894 में गांधी जी ने नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की, अफ्रीका में ही की थी। और कई अन्य संस्थाओं की स्थापना भी गांधी जी के द्वारा की गई, जैसे कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी की थी। और गांधी जी ने फिर अंततः यहाँ पर भारतीयों को उनके अधिकार दिलाए और यहाँ पर विजय हुई और सत्य और अहिंसा की जीत हुई। इस प्रकार से फिर गांधी जी भारत वापस आए 1905
1915 में गांधी जी भारत आए और भारत आने के पश्चात उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को देखा। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिले और उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये गांधी जी का परिचय हो जाता है। अब हम अपने चैप्टर के अनुसार चलते हैं। हमारा चैप्टर 13 है और चैप्टर 13 में यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है असहयोग की शुरुआत और अंत। असहयोग की शुरुआत और अंत हमारा ये टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें इस प्रकार की बताई जाएंगी कि असहयोग आंदोलन यानी कि 1915 से लेकर असहयोग आंदोलन के बीच में गांधी जी के द्वारा कई स्थानीय जो आंदोलन किए गए और उन स्थानीय आंदोलन में गांधी जी को अच्छी तरह से सफलता प्राप्त हुई। उनको गांधी जी के द्वारा उनका निर्देशन सही तरीके से किया गया और इस प्रकार से गांधी जी अब यहाँ पर जन साधारण के नेता बन गए। इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर बताया जाएगा कि चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद पश्चात आएगा असहयोग आंदोलन। अब महात्मा गांधी जी राष्ट्र हमारा ये टॉपिक है और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हमारा टॉपिक है। 1917 का अधिकांश समय गांधी जी का किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी को दिलाने में बीता। यानी कि जैसे कि हमने कल बताया था कि गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना एक भाषण दिया था और भाषण में कहा था कि हमें सभी लोगों को इस आंदोलन में जोड़ना होगा। मजदूर, किसान, भूमिहीन लोग और जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति है, भारतीय है, उसको हमें इस आंदोलन से जोड़ना होगा, तभी ये आंदोलन हमारा मजबूत होगा। अब यहाँ पर गांधी जी ने देखा कि 1917 में इसी समय फिर उसके पश्चात गांधी जी को कई अवसर प्राप्त हुए जिसमें गांधी जी ने यह सिद्ध किया कि मैं या हम जो हैं वास्तविक रूप से किसानों के साथ हैं, जनसाधारण व्यक्ति के साथ है और उनके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। अब यहाँ पर गांधी जी ने 1917 का जो समय है असहयोग आंदोलन और 1916 के जो बीच का समय, इसमें कई सारे अधिकार किसानों को दिलाए और उनको बताया कि आप अपनी पसंद की फसलों का उत्पादन करें, ना कि आप अंग्रेजों की फसल का, ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्रीमेंट के आधार पर, अनुबंध के आधार पर फसल का उत्पादन करें। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्य किया। अब हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन की। हमारा प्रिय छात्र छात्रों क्वेश्चन आता है कई बार कि चंपारण आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो आपको यहाँ से आंसर मिलता है। चंपारण का मामला गांधी जी के सामने 1917 में आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चंपारण का मामला गांधी जी के सामने 1917 में आया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा गया। इस पद्धति को क्या कहा गया? 3 कठिया पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 3 कठिया पद्धति क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे कि जो चंपारण में किसानों को नील की खेती उत्पादन करने के लिए उनकी भूमि पर, यानी किसानों की भूमि पर 3/20 भाग पर नील की खेती उत्पादन करने के लिए मजबूर किया जाता था, इस पद्धति को कहा गया 3 कठिया पद्धति। अब इसमें हम देखते हैं कि किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। समस्या क्या थी कि भाई जो 3/20 भाग पर यहाँ पर किसानों को खेती करने, नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था इसमें, और साथ ही साथ किसानों पर अतिरिक्त कर भी लगाया जाता था, भू राजस्व कर भी यहाँ पर लगाया जाता था, जिससे किसानों का बहुत अधिक शोषण यहाँ पर हो रहा था। अब किसान इस अनुबंध से, जो एग्रीमेंट था, करार था, इससे मुक्त होना चाहते थे। 3 कठिया पद्धति थी जो, इससे मुक्त होना चाहते थे। अब क्या हुआ, जो किसान चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। तो गांधी जी के सामने जो 3 कठिया पद्धति थी उसकी समस्या किसके द्वारा उजागर की गई? ये की गई राजकुमार शुक्ल के द्वारा, यह समस्या उजागर की गई। उन्होंने समस्या के बारे में बताया। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ में चंपारण पहुंचे। चंपारण में पहुंचकर गांधी जी ने
उन समस्याओं को सुना, यानी कि किसानों की समस्याओं को सुना और यह सही पाया कि हाँ वास्तव में भाई किसानों की ये समस्या है और किसानों से 3/20 भाग को नील की खेती पैदा करने के लिए, उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाता है। साथ ही साथ उन पर अतिरिक्त भू राजस्व कर भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर चंपारण में अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने अपने जो सत्यनिष्ठा के साथ में वहां पर डटे रहे और उन्होंने वहां से वापस जाने के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा, अंग्रेजों को कहा कि भाई देखो, हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण कर रहे हैं और हमारा जो आंदोलन है पूरी तरह अहिंसा पर आधारित है, यहाँ पर कोई भी अहिंसा नहीं है और ये हम लोगों के जो उनकी जो समस्या है उनके लिए यहाँ पर डटे हुए हैं और इसलिए हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ कि गांधी जी के प्रयासों से गांधी जी वहां पर डटे रहे और गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों को जांच हेतु एक आयोग नियुक्त कर दिया। अब क्योंकि सरकार के सामने ये बात आई और सरकार ने भी अब क्या किया कि भाई देखते हैं समस्या क्या है, उसके लिए एक आयोग गठित कर दिया और उस आयोग में एक जो सदस्य थे वो गांधी जी भी थे। अब क्या परिणाम हुआ, आयोग ने कहा, जब इसका जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ और सरकार ने जो आयोग गठित किया तो उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम था उसका, आयोग ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया और दूसरा, अंग्रेजों को अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ा। जो अंग्रेजों ने अवैध वसूली की थी किसानों से उसका 25% वापस करना पड़ा और यह गांधी जी का सफल आंदोलन सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये चंपारण आंदोलन हमारा पूरा हो गया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपके लिए क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, इसको आप विस्तार से लिखिए। तो इसमें आप क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक होगा 1918 में गांधी जी के गृह राज्य में 2 अन्य अभियानों में संलग्न रहे। अब क्या हुआ कि इसके पश्चात चंपारण आंदोलन 1917 का हो चुका था। अब इसके पश्चात क्या होता है कि अब गांधी जी के खुद जो गृह जनपद है गुजरात, वहां पर उनके सामने 2 समस्याएं सामने आई जिनको गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के आधार पर उनका हल निकाला। पहला आंदोलन बनता है अहमदाबाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसमें गुजरात के अंदर पहला। दूसरा मामला गांधी जी के समक्ष अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आया। यहाँ पर मिल मजदूरों के द्वारा यहाँ पर ये सामने आया। क्या देखते हैं, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का मामला सामने आया। अहमदाबाद में, अहमदाबाद आंदोलन के बारे में बात करें, क्वेश्चन बहुत आता है कि अहमदाबाद आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मिल मालिक व मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, क्योंकि इस समय क्या है कि इससे पहले प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग का बोनस देने के लिए घोषणा की थी, लेकिन फिर उन्होंने यह प्लेग बोनस नहीं दिया था और इस चीज को लेकर के, यानी कि प्लेग के बोनस को लेकर के मिल मालिक और मजदूर के बीच में कुछ विवाद यहाँ पर पैदा हो गया था, खड़ा हो गया था। अब गांधी जी ने मिल मालिकों से बोनस देने का आग्रह किया और जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई आप जो मजदूरों की जो मांग है बोनस की वह आप इनको दे दीजिए, लेकिन मिल मालिकों ने उनकी मांग को, उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया। इस पर गांधी जी वहीं पर अनशन में बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। अब गांधी जी अनशन पर बैठने के पश्चात वहां पर, और उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि भाई 35% आप इनको बोनस देंगे। किसान जो मजदूर है, मिल मजदूर, उनको कितना प्रतिशत बोनस देने की मांग करी, 35% बोनस देने की बात मांग की और अनशन पर बैठ गए। अब गांधी जी 4 दिन तक अनशन पर बैठे और उसके पश्चात अंग्रेज तैयार हो गए। यहाँ पर जो मिल मालिक थे वो तैयार हो गए कि भाई हम 35% जो बोनस है वो स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का जो परिणाम क्या निकला, परिणाम ये हुआ, अंततः गांधी जी का अनशन सफल हुआ और चौथे दिन मालिकों ने 35% यहाँ पर बोनस देना स्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से जो अहमदाबाद आंदोलन हुआ, अहमदाबाद आंदोलन में भी गांधी जी को
सफलता प्राप्त हुई और गांधी जी जनसाधारण के नेता बन गए। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर खेड़ा आंदोलन। गांधी जी का खेड़ा भी ये गुजरात में ही स्थित है। और खेड़ा आंदोलन, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आता है, खेड़ा आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो खेड़ा गुजरात में वर्षा न होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। खेड़ा आंदोलन में का मतलब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जो खेड़ा क्षेत्र था वहाँ पर काफी समय से वर्षा नहीं हो रही थी और वर्षा न होने की वजह से किसानों की फसल भी अच्छी पैदावार नहीं हुई और अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अकाल की स्थिति पैदा होने के कारण किसानों की स्थिति ऐसी हो गई कि वह माल गुजारी नहीं दे सके, यानी कि भू राजस्व वह नहीं देने की स्थिति में नहीं थे। और किसानों के द्वारा सरकार से कई बार आग्रह किया गया कि भाई आप हमारा जो माल गुजारी है, भू राजस्व है, उसको आप माफ कर दीजिए, लेकिन सरकार इस आग्रह को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब गांधी जी के सामने ये बात आई तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ वे उन्होंने गांव का दौरा किया। गांधी जी ने गांव का दौरा किया और वहां पर पाया कि यह समस्या बिल्कुल सही है कि वास्तव में जो किसान हैं उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है बारिश न होने के कारण, और वह इस स्थिति में नहीं है कि जो भू राजस्व दे सके या माल गुजारी दे सकें। अब उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने भी अपील करी कि भाई आप इनका राजस्व या माल गुजारी आप माफ कर दीजिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसके पश्चात क्या होता है कि गांधी जी ने जनता और किसानों से अपील की कि आप भू राजस्व कर देना बंद कर दें, भू राजस्व कर आप देना बंद कर दें, उन्होंने कहा जनता को। और इस प्रकार से जनता गांधी जी के साथ हो गई और एकजुट होकर एक फैसले मतलब दृढ़ता से वो बिल्कुल गांधी जी के साथ खड़ी हो गई, एकजुट हो गए सभी लोग किसान, और उन्होंने कर न देने का फैसला दिया। कर न देने का फैसला लोगों ने लिया, किसानों ने लिया। अब इसका परिणाम क्या होता है? इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि अंत में सरकार ने फैसला लिया कि जो निर्धन किसान है उनका लगान माफ कर दिया गया और जो किसान लगान दे सकते थे वे किसान लगान भुगतान करेंगे। यानी कि परिणाम ये हुआ अंत में इसका कि जो किसान गरीब किसान है वो मालगुजारी नहीं देंगे, उनकी मालगुजारी माफ कर दी गई थी। लेकिन जो बड़े किसान थे जो भू राजस्व दे सकते थे या मालगुजारी दे सकते थे वह मालगुजारी का भुगतान करेंगे, ये कहा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरह से तीन प्रमुख स्थानीय जो मामले थे वो गांधी जी ने उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करी। और इस तरह तीन प्रमुख स्थानीय मामलों में गांधी जी की कार्य पद्धति और परीक्षण हो गया, यानी गांधी जी का जो कार्य करने की जो उनकी शैली थी उसके बारे में भी पता चल गया। और गांधी जी इस तरह से यहाँ पर अब जनसाधारण के नेता बन गए क्योंकि उन्होंने जो मूल समस्याएं थी उन समस्याओं को समाप्त किया और अच्छी तरह से समाप्त किया। इस प्रकार से गांधी जी जनता और जनता गांधी जी के संपर्क में आई और अब गांधी जी की पहचान बन गई और लोगों को यह उम्मीद हुई कि गांधी जी हमारे अधिकार दिलाने के लिए आगे आएंगे और हमें ये जरूर अधिकार प्राप्त कराएंगे। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम दूसरी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो जिस तरह के टॉपिक हैं उनका आप होमवर्क भी साथ साथ करते जाइए। आज के जो होमवर्क है, चंपारण आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, खेड़ा आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं और महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय आप लिखिए। ये हमारे आज के क्वेश्चन है, आप इनको तैयार कर लीजिए और फिर हम आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।